बात आज की के सभी दर्शकों को नमस्ते। आज हम बात कर रहे हैं 31 दिसंबर की रात। उससे पहले मैं आपको एक सिंड्रोम के संबंध में बताना चाहता हूं। उसका नाम है स्टॉकहोम सिंड्रोम। स्टॉकहोम सिंड्रोम का ये नाम जो आया है वो स्टॉकहोम शहर से आया। वहाँ पर एक बैंक में और कुछ लुटेरों ने और बैंक लूटने के लिए आक्रमण किया था और जो बैंक के कर्मचारी थे उन सबको बंधक बना लिया। दीर्घ काल तक वो बंधक रहे। पुलिस ने उसको चारों तरफ से घेर लिया। अंततः उन आतताइयों का जिन्होंने आक्रमण किया था लूटने के लिए, उन सबको बंदी बना लिया गया। बंदी बनाने के बाद कोर्ट में जब प्रस्तुत किया उनकी गवाही के लिए, तो वो सब उन जो बैंक लूटने के लिए आए थे उनका बचाव कर रहे थे। उनको बहुत अच्छा बता रहे थे कि हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, ये बहुत अच्छे लोग हैं, और इस तरह की बातें जो कर रहे थे। तो ऐसा जो होना है कि जिसमें ऐसा संबंध जिसमें पीड़ित जो है वो खुद ही उस पर जो आतताई है उसका बचाव करने लग जाता है, तो उसको कहते हैं स्टॉकहोम सिंड्रोम। जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसके साथ एक टेबू और जुड़ा हुआ रहता है। उसे बताया जाता है कि उसकी पीड़ा का वो खुद जिम्मेदार है। जैसे पराजित होने का इतिहास हमको पढ़ाया गया है, जबकि हम उनसे लड़े जिनकी कंडीशनिंग संगठित हिंसा के लिए हुई थी। उनसे सतत संघर्ष करके हम आज भी बहुसंख्यक बच्चे हैं। इस पर गर्व का भाव हमें नहीं पढ़ाया जाता। तो इसको कहते हैं एक टेबू जो नया उसके साथ में जुड़ जाता है, उसके कारण से भी उसमें हीनता बोध आता है। फिर एक विषय होता है, उसको कहते हैं विक्टिम ब्लेमिंग, पीड़ित को कोसना। ये व्यक्तिगत या सामूहिक दोनों प्रकार का हो सकता है। पीड़ित कोई दोषी मानकर ताने मारने या कोसने से वह चुप हो जाता है। कारण क्या है? कारण यह है कि अत्याचारी ताकतवर या सत्ताधारी है, तो जीवित रहना मुख्य विषय हो जाता है, और बचने के लिए वह अत्याचारी के लक्ष्य यानी गोल जो होता है, अत्याचारी का गोल जो है, उसके साथ ही खुद को जोड़ने लग जाता है। उदाहरण देखते हैं अपन और उदाहरण देता हूँ मैं कांग्रेस का। कांग्रेस के जितने अध्यक्ष रहे उनके भाषणों के कुछ अंश आपको मैं सुनाता हूँ। कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था, ए.ओ. ह्यूम ने स्थापना की। स्थापना के बाद उसका जो प्रथम अधिवेशन है वो दिसंबर 1885 में हुआ था। उसके जो अध्यक्ष बने उस समय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। क्या कहते हैं वो अपने उद्घाटन भाषण में? वो कहते हैं कि मच हैड बीन डन बाय ग्रेट ब्रिटेन फॉर द बेनिफिट ऑफ इंडिया एंड द होल कंट्री वॉज ट्रूली ग्रेटफुल टू हर फॉर इट। ये उसने कहा कि ये हम उनके प्रति बहुत आभारी हैं। ग्रेट ब्रिटेन ने हमारे लिए इतने लाभप्रद काम भारत के लिए किए हैं कि हम उसके आभारी हैं। दादा भाई नौरोजी ये 3 बार अध्यक्ष रहे कांग्रेस के। दादा भाई नौरोजी कहते हैं कि ये हमारा सौभाग्य है कि हम उस शासन के अंतर्गत हैं जिसने इसे संभव बनाया कि हम मुक्त रूप से आज बोल पा रहे हैं। ऐसी बातें ब्रिटिश शासन और केवल ब्रिटिश शासन में ही संभव है कि हमको बोलने की आज़ादी है। कांग्रेस का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह नहीं है, ब्रिटिश शासन की नींव मजबूत करना है। ये उन्होंने कहा। क्यों करना है? क्योंकि अंग्रेज हमें अंधकार से प्रकाश में लाए, ये उन्होंने कहा है। 1887 में अध्यक्ष बने थे बदरुद्दीन तैयब जी। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि सज्जनों, मुझे न केवल शिक्षित बल्कि नेटिव कहलाने का गर्व है। जबकि वो जो अंग्रेज है वो हमको नेटिव हिकारत से कहते थे। वो कहते हैं कि हमको गर्व है नेटिव कहलाने पर, और हम शिक्षित हैं, अंग्रेजी शिक्षा से शिक्षित है, इसका भी हमको गर्व है। और सज्जनों, मुझे ये जानना चाहिए कि भारत में महारानी की लाखों प्रजा में से इन शिक्षित नेटिव्स की तुलना में ब्रिटिश साम्राज्य के अधिक सच्चे, वफादार, बल्कि अधिक समर्पित मित्र और कहाँ पाए जाते हैं। अब देखिए, वो कहते हैं कि हम सब जो अंग्रेजी शिक्षा से शिक्षित लोग हैं और जो जिनको हम नेटिव्स कहते हैं, ऐसे शिक्षित नेटिव्स जो हम हैं, वो क्वीन जो है विक्टोरिया, उस क्वीन के सर्वाधिक और सच्चे वफादार लोग हैं। अंग्रेज भी इसके बने हैं अध्यक्ष। केवल ए.ओ. ह्यूम संस्थापक अंग्रेज था ऐसा ही नहीं, और भी बने हैं। 1889 और 1910 में 2 बार जो अध्यक्ष बने वो है विलियम बेडरबर्न, अंग्रेज था। वो क्या कहता है? वो कहता है कि भारत की समृद्धि से अंग्रेजी राज की नींव मजबूत होगी। तुमको इसलिए हमको कुछ लाभ देने चाहिए कि इससे यहाँ भारत में अंग्रेजी राज पक्का हो जाएगा।
फिरोज शाह मेहता 1890 में ये अध्यक्ष बने कांग्रेस के। वो कहते हैं कि द क्वेश्चन ऑफ आवर लॉयल्टी इज सेट एट रेस्ट फॉर एवर, यानी हमारी वफादारी, जो अंग्रेजी राज के प्रति वफादारी है, इस पर कोई प्रश्न नहीं करे, ये प्रश्न सदैव के लिए समाप्त हो गया है, ऐसा उनका कहना था। वो आगे कहते हैं कि जिस दिन का सपना मैकाले ने देखा था वह दिन क्षितिज पर मुझे दिखाई दे रहा है। यानी यहाँ जब हम मैकाले को कोसते हैं, वो कह रहे हैं कि मैकाले का स्वप्न साकार होने की मुझे खुशी है। अंग्रेजी जीवन और समाज की सभी महान शक्तियाँ, नैतिक, सामाजिक, बौद्धिक, राजनीतिक, धीरे धीरे लेकिन लगातार और अदम्य रूप से उस विकल्प के लिए खुद को घोषित कर रही है जो इंग्लैंड और भारत के संबंध को अनगिनत पीढ़ियों के लिए, खुद के लिए और पूरे विश्व के लिए आशीर्वाद बना देगा, ये कहा है। उन्होंने आगे और कहा कि हिंदू शासक परिवार के बारे में सोचता है, यानी भारत के जितने शासक हुए मुस्लिम और अंग्रेज़ों के आने से पहले, वो केवल अपने परिवार के बारे में सोचते थे। जो रोमन शासक है वो देश के लिए सोचते हैं, लेकिन ब्रिटिश शासक है वो पूरी मानवता के लिए सोचते हैं। इसलिए सर्वाधिक अच्छे लोग ब्रिटिश लोग हैं जो हम पर राज कर रहे हैं। 1891 में पी आनंद चार्लू वो बने अध्यक्ष। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हम ही नहीं, हमारे बच्चे भी आपके कृतज्ञ रहेंगे। केवल बच्चे ही नहीं, उनके बच्चे भी किसके कृतज्ञ रहेंगे? एओ ह्यूम के। ये कह रहे एओ ह्यूम को संबोधित करते हुए कहा था ये उन्होंने आगे बोला कि कांग्रेस नेता ब्रिटिश राज के उत्पाद हैं, यानी हम जो हैं वो ब्रिटिश राज के पैदा किए हुए लोग हैं और उनका अस्तित्व ब्रिटिश शासन को बनाए रखने में ही है। यानी कांग्रेस के नेताओं का अस्तित्व तभी बचेगा जब यह देश में ब्रिटिश शासन बना रहेगा। वो कहते हैं आगे कि द लीडर ऑफ कांग्रेस हु आर द आउटकम ऑफ द ब्रिटिश रूल एंड हुज वेरी existence depends on the maintenance of the British power in India could be so irrational as to adopt the suicidal policy of lopping off every branch of which they stand। ये उन्होंने कहा कि इसका विरोध करना वो आत्महत्या जैसा है, जैसे जिस पेड़ के ऊपर हम टहनी पर बैठे हैं उसी डाल को काटें वैसा होगा। अल्फ्रेड वेब, ये भी एक अंग्रेज था जो कांग्रेस का अध्यक्ष बना 1894 में। वो कहता है कि मेरे दो कन्विक्शंस हैं, उसमें से एक कन्विक्शन वो है भारत में अंग्रेजी शासन की महानता से मैं जुड़ा हुआ हूँ, ये मेरा कन्विक्शन है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ये 2 बार अध्यक्ष रहे, 1895 में और 1910 में। ये कहते हैं कि 1897 की जो क्रांति है इसको क्रांति नहीं कहा उन्होंने कभी भी, और केवल सिपाही विद्रोह भी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि ये डार्क डेज हैं, काले दिवस, काले दिन थे ये। उनका जो संबोधन है उसका शीर्षक ही है फेथ इन ब्रिटिश जस्टिस एंड जेनरसिटी, ट्रूथ इन इंग्लैंड, ये उनके हेडिंग थे। इंग्लैंड हमारा राजनीतिक मार्गदर्शक है ये उन्होंने कहा, और राजनीतिक करते हुए के ऊंचे क्षेत्र में हमारा नैतिक गुरु है। एक हुए 1896 में रहमतुल्लाह सयानी, वो कहते हैं कि राजनीतिक पदों पर 50% से अधिक मुस्लिम आरक्षण होना चाहिए। वास्तव में यह सभी सच्ची निष्ठावान प्रजा का कर्तव्य है जो प्रजा सरकार को अपनी सत्ता में बनाए रखना चाहती है। यानी ये जो एक पूरी परंपरा जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये है वो स्टॉकहोम सिंड्रोम कि जिन्होंने हम पर राज किया, जिन्होंने इस देश के ऊपर अत्याचार किया, जिन्होंने इसको आर्थिक रूप से लूटा, विपन्न अवस्था में पहुंचा दिया, जो सोने की चिड़िया कहलाता था, उस देश को और कटोरा लेकर घूमने वाले देश के रूप में परिवर्तित कर दिया। ऐसे जो शासनकर्ता, जो उपनिवेशवादी लोग थे, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। इसको कहते हैं स्टॉकहोम सिंड्रोम। तो ये स्टॉकहोम सिंड्रोम भारत में केवल मात्र अंग्रेज़ों ने और यहाँ पर उपनिवेश बनाए इसके कारण है, यहाँ 3 प्रकार का और सम्मिश्रण हो गया है। ये सम्मिश्रण है एक तो इस्लामी आक्रमण का। इस्लामी आक्रमण जब हुआ तो उन्होंने 3 विकल्प रखे थे। वो था कि या तो आप इस्लाम में आ जाओ, या फिर आप मरने के लिए तैयार रहो, तलवार से लड़ो, और या फिर जिम्मी बनकर रहो, यानी जजिया दो और यहाँ पर और छोटे बनकर रहो, ये उन्होंने कहा। अंग्रेज क्या था, उन्होंने मानसिक गुलामी पैदा की, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा कर दिया। इन दोनों का सम्मिलित प्रभाव था। इसके साथ में एक तीसरा प्रभाव देश के और विभाजन
होने के बाद से प्रारंभ हुआ, जो अधिक आज हमको दिखाई देता है पाठ्य पुस्तकों से लेकर सर्वत्र, वो है कम्युनिस्टों का नया स्वरूप कल्चरल मार्क्सिज्म है। ये कल्चरल मार्क्सिज्म क्या करता है, इसने पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से 3 प्रकार से काम किया। पहला है डिस्कनेक्ट, जो पुराने विश्वास परंपरा आपकी है, रीति रिवाज है, पर्व उत्सव है, त्योहार है, इन सब के प्रति घृणा या उपहास पैदा करना। आप देख लीजिए कि जब भी आपकी दीपावली आएगी, होली आएगी, आपका रक्षाबंधन आएगा, तो उन सब के विरुद्ध भिन्न भिन्न प्रकार से और एक वातावरण बनाने का प्रयत्न किया जाता है। ये और इन सब प्रयत्नों को नवजागरण कहते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहते हैं। फिर दूसरा काम होता है डिवाइड, जो परंपरा है उसको दकियानुसी, पुअंगापंथी, पुराणपंथी कहना, मॉरल पुलिसिंग कहना, और उसके विरुद्ध विद्रोही जो है, जो उसका विद्रोह करता है, उसका रेबेल करता है, उस सबको कहते हैं ये आधुनिक है, ग्लोबल थिंकिंग करता है, ये अभिव्यक्ति की उसकी स्वतंत्रता है, इस प्रकार करेंगे। और तीसरा फिर आता है उसका, उसमें वो डाइवर्ट करते हैं, दूसरी तरफ मोड़ना है इसमें, तो इससे समाज में एक संघर्ष खड़ा करना, इस प्रकार का किया जाता है। ये सब हमने देखा है। तो ये अब इसी के अंतर्गत जब आपको डाइवर्ट करेंगे तो किस तरफ डाइवर्ट करेंगे, रक्षाबंधन, होली, दीपावली, इन सब के संबंध में आपका अगर नेगेटिव नैरेटिव हमने बना दिया तो फिर कहाँ लाएंगे, तो फिर हैलोवीन पर लाएंगे। जिस देश में हम यहाँ पर कहते हैं शिवो भूत्वा शिवम यजेत, शिव का पूजन करते करते हमको शिव बनता है, वहाँ पर वो हैलोवीन में कहते हैं आप राक्षस और भूत प्रेत उनके मास्क लगा कर आओ, भूत प्रेत बनो। थैंक्स गिविंग डे, ये यहाँ पर हमको कहते हैं थैंक्स गिविंग डे, और उसके लिए वो बच्चों को कहते हैं कि ये तो इंटरनेशनल डे हो गया है, इसलिए बच्चों को सबको मनाना चाहिए, थैंक्स गिविंग करना है। हमारे यहाँ पर तो देने का भाव वेदों के अंदर है। वहाँ पर कहा है सतहस्त्र समाहर सहस्त्र हस्त संकिर, 100 हाथों से कमाओ और 1000 हाथों से बांट दो। और बांटते समय जो दाहिने हाथ का दान है वो बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। इससे बड़ा थैंक्स गिविंग डे क्या होगा, देने का सुख इससे बड़ा क्या होगा। लेकिन हमको ले आए, उधर ले आएंगे क्रिसमस सर्वत्र। और वास्तव में तो कोका कोला ने एक रेड कलर का और वाइट कलर का एक वेश बनाकर और अपना लोगो के रूप में और उसको सांता को उपयोग किया। वो सेंटा की आज एक यूनिक वो आईडी हो गई, हमारे बच्चे बनकर सेंटा बनकर घूम रहे हैं। न्यू ईयर के संबंध में भी ऐसा ही नैरेटिव खड़े किए कि आज हम इसलिए जो आज का विषय हमारा है वो है ये यूरोपियन जो न्यू ईयर है उसकी यात्रा क्या है, किस प्रकार से उस जो हमारी जिम्मे मानसिकता दिमिट्यूड है या जो सिंड्रोम है हमारा ये स्टॉकहोम सिंड्रोम, ये कैसे काम करता है, इसमें हम इस न्यू ईयर की यात्रा में देखेंगे। हम सब जानते हैं कि भारत के साथ साथ बहुत सी सभ्यताएं विश्व के अंदर थी जो अत्यंत प्रगत सभ्यताएं थी। इसमें सुमेरियन है, माया, एस्टेक जो आज का अमेरिका है उसके अंदर माया और एस्टेक सभ्यताएं थी, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, बेबीलोनिया, मेसोपोटामिया, ऐसी बहुत सी सभ्यताएं थी। और इन सभ्यताओं के अंदर चंद्र और सौर गणना के आधार पर बहुत प्रगत कैलेंडर उस समय प्रचलित थे। इसलिए केवल भारत में था ऐसा नहीं, सब जगह इस प्रकार के कैलेंडर उस समय प्रचलित थे। यूरोप में जो प्रचलित हुआ और उपनिवेश बनाए गए बाकी के जो देश थे, जैसे भारत है, इसके वो भी उपनिवेश जब बनाए अंग्रेजों ने, तो इसमें जो कैलेंडर उन्होंने थोपा उसको रोमन कैलेंडर कहते हैं। कैलेंडर इसका मतलब क्या है, तो रोमन जो होता है रोम में, उसमें महीने का जो प्रथम दिन है उसके लिए प्रयुक्त होता है कैलेंड्स, ये टर्म है उसके लिए प्रयुक्त होने वाली, उससे ये कैलेंडर बना है। इसका जो उत्पत्ति है वो कैलेर, CALAR इस शब्द वर्ब से हुई है। इसका अर्थ होता है टू कॉल आउट, यानी पुकारना। पुकारना यानी क्या, तो महीना शुरू होता है, पहले चंद्रमास से गणना जब करते थे तो उस चंद्रमास की गणना के लिए नए चांद की घोषणा की जाती थी कि नया चांद से नया महीना शुरू हुआ। आज भी करते हैं, जैसे अपन देखेंगे दरगाह में हिलाल कमेटी बैठती है और वो हिलाल का मतलब होता है चंद्रमा अरबी में, तो वो चंद्रमा जिसने देखा उसको तय करती है और वो घोषणा करती है, उसके आधार पर उनके पर्व त्यौहार होते हैं। तो हिलाल कमेटी जैसे चांद की घोषणा करती है तो नए चांद की घोषणा करना ये कैलेंडर, प्रथम दिन उससे महीना शुरू होता था। इसे लेटिन शब्द है कैलेंडेरियम, इस लेटिन शब्द का भी अर्थ होता है अकाउंट बुक, खाता बही, यानी दिनों का हिसाब किताब। ये हम कह सकते हैं कि दिनों का हिसाब किताब करने के लिए लेटिन शब्द ये कैलेंडेरियम प्रयुक्त होता है, उसी से कैलेंडर बना है। जो रोमन गणतंत्र था उसमें कैलेंडर वर्ष का क्रमांकन वो तत्कालीन जो उसके गण प्रधान यानी
सिटिंग कॉन्सुल्स होते थे उस पर आधारित रहता था। वहाँ पर क्या होता था कि अगर वो सिटिंग कॉन्सल्स जो हैं उनका जो प्रथम नाम है उनके परिवार का नाम हुआ करता था। अगर वो एक ही परिवार के कॉन्सुल होने पर उनमें जो प्रोनोमेन कहते हैं, जो पहला फर्स्ट या पर्सनल नाम जो होता है जो अभिभावकों द्वारा दिया जाता था उसको प्रोनोमेन कहते हैं। वो परिवार का अपना तय नाम होता था। तो ऐसे समान होते थे ये, एक परिवार के अगर शासक लगातार बनते गए तो प्रोनोमेन समान होगा। तो इसमें जो अंतर करना है, इस अंतर करने के लिए बहुत उच्च कोटि के इतिहास विज्ञ होना आवश्यक होता था, तो वो उसका रिकॉर्ड रखते थे। प्राचीन जो रोम होता था उसमें नाम के 3 हिस्से होते थे। जैसे अपन जूलियस सीजर बहुत नाम सुना है, लेकिन इसका पूरा नाम क्या है? पूरा नाम है गेयस जूलियस सीजर। ये जो गेयस है, GAIUS, गेयस, ये प्रोनोमेन है, यानी उसके पारिवारिक नाम है। इस प्रकार से ये एक कैलेंडर अलग चलता था। तो 3 प्रकार के कैलेंडर हो गए। एक उसकी जो सत्ताएं, जो सत्ताधीश होता था उनकी वंश परंपरा के आधार पर बनने वाला कैलेंडर जिससे उनकी गणना होती थी। दूसरा हो गया चंद्रमास और तीसरा हो गया सौर वर्ष। उस सब का आपस में समायोजन करके ये कैलेंडर बनता था। तो जो पहला कैलेंडर ये बना इन दोनों को मिलाकर, वो रोम का जो संस्थापक है उससे मानते हैं। उनका कहना है कि रोम के संस्थापक थे रोमुलस। उन्होंने चंद्र परिभ्रमण चक्र जो था, लूनर साइकिल जिसको कहते हैं, और फसल चक्र जो था, फसलें जिस प्रकार से होती है, तो फसल चक्र के इन समायोजित स्वरूप का एक जनोपयोगी कैलेंडर बनाया उन्होंने। ये कैलेंडर उन्होंने 738 BC में बनाया, ऐसा कहते हैं। आज से लगभग 2762 वर्ष पूर्व उस समय बना था ये जो कैलेंडर था ये 10 महीने का था। इसमें जो प्रारंभ है वो प्रारंभ के 6 महीने 30-30 दिन के होते थे और अंतिम 4 महीने 31-31 दिन के होते थे। ऐसे वर्ष में कुल 304 दिन होते थे। लेकिन ये तो पूरा नहीं बैठता, सौर पंचांग से तो ये बैठता नहीं मामला, क्योंकि इसमें आज के पंचांग से हम देखेंगे तो भी 61 दिन, ये तो कम पड़ रहे हैं। तो इसको क्या, वो शीत निष्क्रियता की भेंट चढ़ जाते थे। ये सर्दी इतनी तेज पड़ती थी कि उसमें बाहर की सब गतिविधियां रुक जाती थी, तो वो दिनों की गणना ही नहीं करते थे, उनकी इतने दिनों की गणना नहीं करते थे। जो वर्ष, नए वर्ष का प्रारंभ होता था उसको 11th कैलेंडर मास कहते थे। आप ध्यान देना, वहाँ भी आप भी मास कहते हैं, ये संस्कृत का शब्द ही वहाँ लैटिन में प्रयुक्त होता है, MAIS, मैस, कैलेंड मैस, 11th कैलेंडर मैस। ये लगभग उस समय आज का अगर तिथि से गणना करेंगे तो 21 अप्रैल को पड़ता था। यानी मार्च अप्रैल से जो नया वर्ष शुरू होता है अपने यहाँ पर भी चैत्र मास में, वो लगभग अभी भी जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है उससे मार्च अप्रैल में आता है। तो ये परंपरा बाकी जगह भी विश्व में प्रचलित थी उस समय। तो इससे ये प्रारंभ होता था। लेकिन वो जो सप्ताह होता था उसमें 8 दिन गिनते थे, वो 7 दिन नहीं गिनते थे। इसका कारण है वो जो अंतिम दिन जो होता था उसको मार्केट डे कहते थे और इसको नन दिनम कहते थे। फिर ध्यान देना, दिन, दिनम, ये संस्कृत में दिनम शब्द प्रयोग होता है। नन यानी नहीं, जिसको दिन नहीं है लेकिन गिनते हैं। कारण क्या है, तो प्रथम और अंतिम दोनों दिनों की गिनने की उस समय प्रथा थी, इसलिए 8 दिन लगते थे। आज भी ये उक्ति प्रचलित है, ईस्टर संडे इज 3rd डे आफ्टर गुड फ्राइडे, ऐसा कहते हैं। अब गुड फ्राइडे के बाद 3rd डे संडे तो नहीं होता, फ्राइडे के बाद तो सैटरडे और संडे दूसरे 2 दिन में हो जाता है। लेकिन शुक्रवार को भी गिनेंगे, शुक्रवार को गिनेंगे तब तीसरा दिन रविवार होगा। जबकि यह कहना चाहिए था कि गुड फ्राइडे के 2 दिन बाद ईस्टर संडे है। तो वे परंपरा वहाँ की थी, इस परंपरा के कारण ये उक्ति प्रचलित हुई। तो वहाँ इसलिए 8 दिन का होता था। दूसरा, इसके बाद में जो रोमन सम्राट था उसका नाम है नूमा पोम्पिलियस। नूमा पोम्पिलियस ने ये 2 महीने इसमें और जोड़े, वो प्रारंभ में जोड़ दिए उसने 2 महीने। वो है 12 महीने का कैलेंडर बनाने के लिए 2 महीने जोड़े उन्होंने। ये 2 जो महीने जोड़े थे वो है जेनुअरियस, जो जेनुस देवता के नाम पर था, और फेब्रुएरियस, फेब्रुआ या शुद्धिकरण का पर्व इसको कहते थे, उसके लिए 2 महीने उसने और जोड़े। इस प्रकार 12 महीने का वो हो गया। इसके बाद तीसरा जो शासक है वो है जूलियस सीजर। उस जूलियस सीजर ने इस कैलेंडर को फिर संशोधित किया। संशोधित कब किया तो बताते हैं कि 708 AUC में किया। AUC क्या है? एब अरबे कॉन्डिटा, AUC कहते हैं। इसका मतलब होता है नगर स्थापना काल से, यानी वहाँ पर गणना का एक प्रकार था। वर्ष कैसे गिनेंगे, तो रोम की स्थापना के वर्ष से गिनेंगे, तो उससे गिनते हैं। तो और ये रोम की स्थापना कब हुई, इसको मार्कस टेरेंटियस वर्रो, ये था उस व्यक्ति ने रोम की स्थापना का एक आधार वर्ष माना और काल गणना की। ये आधार वर्ष था 753 BC यानी बिफोर क्राइस्ट। जो ईस्वी सन आज हम गिनते हैं उससे के प्रारंभ से इतना पहले,
तो ये पद्धति उसने प्रारंभ कर दी। तो ये उसमें के अंदर बनाया। ये अगर हम उसको ईसवी सन के हिसाब से गिनेंगे तो ईसवी सन के प्रारंभ से 45 वर्ष पूर्व ये एक संशोधित कैलेंडर उसने दिया। इसके बाद में जूलियस सीजर ने जो है वो 1 जनवरी से इसका प्रारंभ किया। ये पे एक काम नया कर दिया। एक तो इस कैलेंडर में संशोधन क्या किए, तो 709 AUC जब आया तो 709 AUC का प्रारंभ जो इस वर्ष का था वो 1 जनवरी से करना प्रारंभ हुए। यानी पहले जो 21 अप्रैल से होता था उसकी जगह 1 जनवरी से करना शुरू कर दिया। और क्यों किया इसका कोई कारण नहीं है, लेकिन 1 जनवरी शुरू कर दिया उसने। और 365 दिन के पश्चात 31 दिसंबर को इसका समापन करने का ये जूलियस सीजर ने दिया। इसलिए इसको जूलियन कैलेंडर इस नाम से प्रयोग करते थे। जब तक ये नया ग्रेगोरियन कैलेंडर नहीं आया तब तक ये प्रयुक्त होता था। इस प्रकार जो 10वां महीना था वो 12वां महीना हो गया। अभी आप 12वां महीना किसको कह रहे हैं, दिसंबर को जानते हैं, डेसेम या दशम, संस्कृत का जो शब्द है दशम यानी 10वां, डेसेम ये अंग्रेजी के अंदर भी वो का वही शब्द है, लैटिन में भी डेसेम कहते हैं इसको। तो ये संस्कृत का शब्द है 10वां। आप अभी भी कुछ महीने उसी संस्कृत के शब्द हैं। अक्टूबर से चलिए ऑक्टा यानी 8, अष्ट, नवम, नवम और दिसंबर, ये 3 तो अभी भी उसी नाम से। सेप्टेम्बर, सेप्टा, सेप्टा यानी 7 होता है, सप्त का हुआ सितंबर। तो ये महीने के नाम उसी प्रकार से संस्कृत के नाम वहाँ भी प्रचलित थे। वो 12वां हो गया दिसंबर अब। तो ये कैलेंडर का क्या हो गया, ये जो किया इन्होंने तो इसका लूनेसन से संबंध समाप्त हो गया। लूनेसन यानी चंद्रगति से। अभी जो हमारा पंचांग चलता है उसको हम बाद में देखेंगे। उस पंचांग में चंद्रमास को सौर वर्ष से और उसका समायोजन किया जाता है, क्योंकि चंद्रमा की गतियां दैनंदिन है और चंद्रमा से बहुत से चीज़ें प्रभावित होती है, इसलिए उसकी गणना करना सुगम होता है। इसलिए हमारा महीना चंद्रमा से चलता है, 15 दिन शुक्ल पक्ष और 15 दिन कृष्ण पक्ष, और उसको फिर समायोजन करते हैं हम सौर पंचांग से। तो इस प्रकार दोनों का समायोजन करते हैं। तो उसमें अधिक मास और ये कल्पना अपने यहाँ पर है, लेकिन वो जब विषय पूरा अलग है उसको कभी करेंगे तब हम बात करेंगे। लेकिन ये लूनेसन से संबंध इसका समाप्त हो गया। तो अब ये शुष्क एक कैलेंडर हो गया जिसमें केवल तिथियां बदल रही है, उसका प्रकृति से पर्यावरण से कोई संबंध नहीं है, ऐसा हो गया। फिर क्या किया जूलियस सीजर ने? जूलियस सीजर ने क्या कि पुराना जो कैलेंडर था उसका 5वां महीना, जिसको क्विंटिलिस कहते हैं, क्विंटस यानी 5 होता है, तो क्विंटिलिस जो महीना था उसका नाम बदलकर जुलाई कर दिया। वो अपने नाम पर जूलियस सीजर ने जुलाई कर दिया, क्योंकि इस महीने में उसका जन्म हुआ था 5वें महीने में, इसलिए उसने 5वें महीने का नाम जो पुराने कैलेंडर का 5वां महीना था उसको जुलाई कर दिया। ये जुलाई अब 7वां महीना है। अभी जो वर्तमान कैलेंडर उसमें 7वां महीना है, लेकिन पुराने कैलेंडर में 5वां महीना था, उसका उसने नाम बदल दिया। इतने काम इसने किए। इसके बाद इसका पुत्र आया ऑगस्टस। उसने कहा कि बाप ने अगर अपने नाम से एक नया महीना चलाया है तो मुझे भी अपना एक नया महीना चलाना चाहिए। तो उसने नया महीना चलाने की कल्पना में उसने एक नया नाम और दे दिया। जो छठा महीना था 5वें के बाद में, उस छठे पुराने कैलेंडर का जो छठा महीना था जिसको सेक्सटिलिस कहते थे, उसका नाम उसने कर दिया अगस्त, अपने नाम पर कर दिया। अगर बाप ने 31 दिन का अपना महीना कर लिया तो इसने भी 31 दिन का कर लिया। और धनी धोरी कौन नहीं था, तो फरवरी का कोई नहीं था, इसलिए उसने भी फरवरी में से एक दिन ले लिया और इसने भी फरवरी में से एक दिन ले लिया। फरवरी 28 की हो गई। कारण कोई नहीं है कि क्यों कोई 30 का है, क्यों कोई 31 का है, फरवरी 28 का क्यों है, इसका कोई कारण नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन वो कर दिया उन्होंने। इसने भी अपना 31 दिन का कर लिया। और एक इसने काम जो किया वो जो 1/4 दिन का था, 365 दिन तो कर लिए जूलियस सीजर ने, लेकिन 1/4 दिन का तो अंतर लगातार आ रहा था। इसका समायोजन करने के इसने एक कल्पना दी, वो लीप ईयर की। और इसने कृपा की कि भाई दोनों ने एक एक दिन, क्योंकि फरवरी से लिया है इसलिए लीप ईयर जो होगा उसमें जो वृद्धि करेंगे एक दिन की, तो 29 दिन का जब फरवरी होगा वो फरवरी हो जाएगा। तो एक दिन उसकी कृपा करके उसको दे दिया। ये जो 12 महीने अब बने, वो 12 महीने अगस्टस के बाद में वो हैं जनवरी और फरवरी। ये 2 प्रारंभिक महीने हैं, जिसका मैंने बताया आपको कि जेनुस देवता और शुद्धिकरण पर्व या फेब्रुआ जिसको कहते हैं उससे, ये जो बाद में दोनों महीने इसमें जुड़ गए। फिर वर्ष का जो प्रारंभ था वो मार्च और अप्रैल। मार्च जो है वो मार्स देवता के नाम पर है, अप्रैल जो है वो देवी अफ्रोदिति है। इसके अलावा भी एक कहते हैं एपेरायर। एपेरायर का मतलब होता है खोलना, क्योंकि वर्ष खुलता है इस समय। 21 अप्रैल को वर्ष का प्रारंभ होता था, तो एपेरायर यानी खोलना, तो ये वर्ष खुलता है, इसलिए इसका नाम अप्रैल रख दिया। फिर आया मई।
ये देवी मैया के नाम पर है, ये मैया नाम से है, वहाँ की देवी है रोमन देवी। जून, ये देवी जूनो के नाम पर है। जुलाई, ये जूलियस सीजर ने मैंने बताया। अगस्त, ये सम्राट अगस्टस ने अपने नाम पर कर लिया। उसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये जो इतने महीने हैं वो पुराने जो केवल नाम के आधार पर, संख्या के आधार पर चलते थे वो के वही आज भी है। सितंबर यानी सेप्टा, अक्टूबर यानी ऑक्टा, नोवा या नोएम और डेसेम, ये सब संस्कृत के शब्द है। सप्त, अष्ट, नवम और दशम, इनसे ये बने हुए हैं। आज भी आप देखेंगे क्रिसमस अभी आने वाला है, आप देखेंगे क्रिसमस को लिखते कैसे हैं, तो ऐसा एक्स लिखते हैं और MAS लिखते हैं, पढ़ते क्रिसमस है। क्रिसमस क्यों है? एक्स मस है। मस क्यों पढ़ते हैं उसको? मास है ना, वो मास यानी महीना, एक्स यानी 10वां, एक्स 10 है, वो रोमन लिपि का 10 है, 10 यानी 10वां महीना, दिसंबर में आ रहा है वो, इसलिए उसको एक्समस नाम दिया गया था किसी समय। तो ये लैटिन गिनती है। ऊनम, दुओ, दुई या दुओ, द्वि, त्रेस, त्रिय, क्वातोर 4, क्विंटिलिस 5, सेक्सटिलिस 6, सेप्टम 7, ऑक्टो 8, नोवेम 9, डेसेम 10, ये थे नाम पहले। अब ये जो कैलेंडर बन गया, इस कैलेंडर में जीसस के जन्म की कथा प्रारंभ हुई, क्योंकि यहाँ तक तो जीसस का कोई संबंध नहीं था, रोम में रोम का साम्राज्य था, उसके कारण चलता था। अब जब ये ईसाई पंथ जो है ये प्रभावी हुआ, और जब कॉन्स्टेंटाइन जो था रोम का सम्राट, उसने ईसाई मत स्वीकार कर लिया, तो उसके बाद जीसस के जन्म और उसकी जो गणना क्या करेंगे, ये सबसे बड़ी समस्या थी। कारण क्या था? इससे पहले ओल्ड टेस्टामेंट पर आधारित वर्ष गणना प्रचलित थी। अब जीसस का जन्म कब हुआ ये बाइबल में तो वर्णन नहीं है। तो जीसस की जन्म तिथि की जो है वो 6ठी शताब्दी तक यूरोप में कोई उसके संबंध में किसी प्रकार की चर्चा नहीं थी। उसके बाद इस पर चर्चा प्रारंभ हुई। तो 6ठी शताब्दी ईस्वी में ईसाई पादरी थे डायोनिसस एक्सिगस। इस डायोनिसस एक्सिगस ने एक पद्धति गणना की, वर्ष गणना की पद्धति, ये ओल्ड टेस्टामेंट से हटाकर नई शुरू की। उसको कहते हैं एडी, अन्ना डोमिनी। अन्ना डोमिनी का अर्थ हुआ इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, यानी हमारे प्रभु का वर्ष, यानी उनके जन्म का वर्ष, उससे प्रारंभ किया। ये विधि जो थी, इसका आधार वर्ष किसको माना गया? जीसस के जन्म को माना गया। लेकिन जीसस का जन्म कब हुआ ये तो पता ही नहीं। तो एडी की जो है वो प्रारंभ में किसी ने माना नहीं। यूरोप में ही ये बहुत देर के अंदर स्वीकृत हुआ। सबसे बाद में तो पुर्तगाल में 1422 ईस्वी के अंदर इसको अपनाया, एडी पद्धति को। बाइबल में जब जीसस की पद्धति नहीं थी तो एक जो अनुमान उसमें था वो था 6 अप्रैल को यह कल्पना की गई कि उनको सूली दी गई थी। और ईस्टर संडे जो आया जिसमें वो पुनर्जीवित हुए वापस, उसको पुनर्जीवित होने का दिन है ईस्टर संडे, उस दिन हुए। तो वह और जो है उसको करके 25 दिसंबर क्रिसमस आदि का ये निर्धारण, उसके आधार पर 6 अप्रैल की कल्पना के आधार पर इन सब की कल्पना की गई। ये कल्पना करने के लिए एक संसद बैठी थी पूरी, उसको नीसिया की प्रथम परिषद कहते हैं, 325 ईस्वी के अंदर हुई थी। इस नीसिया की प्रथम जो परिषद हुई, इसमें ईस्टर दिवस का समायोजन करने के लिए जो वहाँ पर तय हुआ कि ये ईस्टर दिवस होगा उनका और ये उनका जन्मदिन है, इसका जब वहाँ तय हो गया, उन्होंने कर लिया, तो पोप ग्रेगोरी जो था 12th, उस पोप ग्रेगोरी 12th ने 1582 ईस्वी में जूलियन कैलेंडर के अंदर इसका ईस्टर दिवस का समायोजन करने के लिए संशोधन किया। वो जूलियन कैलेंडर जो आज प्रयोग हो रहा है, ये जूलियन कैलेंडर है। इन्होंने वर्ष का जो है वो मान जो है 365 दिन नहीं, उनका 365.2425 ये मान होता है उसका। ये वास्तव में ये भी पूरा सही नहीं है। वास्तविक जो सौर वर्ष होता है उसकी गणना जो अपने यहाँ भारतीय पंचांगों के अंदर प्राचीन काल के अंदर जो की है, उसमें वास्तव में सौर वर्ष जो होता है वो 365.2421896698 इतने दिन का होता है। तो अब प्रतिवर्ष का जो समायोजन उन्होंने अगर 365.2425 दिन का भी वर्ष मानना तो उसका प्रतिवर्ष का समायोजन करना था। तो उस समायोजन करने में जो 1/4 मान रहे थे 365 से 1/4, तो उसमें 10 मिनट 48 सेकंड का ये कम पड़ रहा था। तो ये कम करना था। इसको कम करने के लिए उन्होंने घोषणा की क्या कि गुरुवार 4 अक्टूबर 1582 को, 4 अक्टूबर 1582 की जगह क्या मानेंगे? शुक्रवार
15 अक्टूबर 1582 घोषित किया गया उसको। इस प्रकार समायोजन करके उस समय तक की जो उसमें कमी आ रही थी गणना के अंदर, उसको उन्होंने दूर कर दिया। लेकिन बाकी का इसका कोई संबंध प्रकृति और भूगोल की घटनाओं से नहीं है ये, और उसमें भी वैसा का वैसा ही था। इन्हें शुष्क एक तिथि क्रम ये उसके माध्यम से आया। इसको कैथोलिक देशों ने तो तुरंत मान लिया क्योंकि वो पॉप थे, तो पॉप का कैथोलिक देशों ने मान लिया। लेकिन जो ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च है लंबे समय तक जूलियन कैलेंडर को ही मानते रहे। रूस ने इसको 1929 में जाकर माना। और भारत जैसे देशों में जहाँ पर ये उपनिवेश रहे, जहाँ पर ये और रोमन चर्च और ऑर्थोडॉक्स चर्च के अतिरिक्त जो चर्च गए, रोमन जो चर्च थे, उन्होंने वहाँ पर इसको लागू कर दिया। आज यही कैलेंडर भारत में प्रचलित है। जबकि हमारा जो संविधान है उस संविधान में स्वीकृत कैलेंडर कौन सा है भारत का? तो जो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है वो शक संवत आधारित पंचांग है। लेकिन उसको आप केवल जो सरकारी कैलेंडर छपता है उसके एक कोने में लिखा हुआ देखेंगे, बाकी का उसका उपयोग पूरा का पूरा इस कैलेंडर का हो रहा है जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है। ये जो शुष्क तारीख बताने वाला कैलेंडर है, जिसका चंद्र गति, उसके प्रभाव जैसे ज्वार भाटा आदि, ग्रहण आदि, ऋतु चक्र, इससे कोई संबंध नहीं है, लेकिन आज ये चल रहा है। ये जो चल रहा है इसके कारण से, और जो जो उपनिवेश देश रहे इंग्लैंड के या यूरोपीय देशों के उपनिवेश देश रहे, वहाँ पर भी ये प्रचलन में आ गया। और जो मैंने प्रारंभ में बताया स्टॉकहोम सिंड्रोम, इस सिंड्रोम से प्रभावित लोगों ने इसको अपने देश के स्वतंत्र होने के उपरांत भी बदला नहीं, न प्रचलित किया, उसी के अनुसार चलते रहे, क्योंकि उनको लगता था कि ये सर्वाधिक वैज्ञानिक है। जो सबसे अधिक अवैज्ञानिक है उसको वैज्ञानिक मानकर चला। लेकिन ये जो अपन कैलेंडर की यात्रा की चर्चा की है उसका औचित्य क्या है? कोई औचित्य ऐसा लगता नहीं है। और लोग कहते हैं कि ये कैलेंडर तो आज इंटरनेशनल हो गया है, तो हम क्यों संकुचित रहना चाहते हैं, ऐसा कहते हैं। बहुत तरह के इसके बारे में शब्दावली भी प्रयोग करते हैं। अर्थ इज़ फ्लैट, आज तो पूरी दुनिया चपटी हो गई है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक इंटरनेट और इसके माध्यम से कनेक्टेड है, पूरा वर्ल्ड इंटरनेट कनेक्टेड है, ग्लोबल विलेज की तरह हो गया है। तो आज कुछ भी स्थानिक, यूनिक या एक्सक्लूसिव नहीं है, ऐसा हमको कहते हैं। और फिर इतना ही नहीं कहते, मैं जो है भावुकता या संचुकता में संकुचितता के कारण से मेरा पंचांग, मेरा नववर्ष की बात नहीं कह रहा हूँ। खुशी मनाने का कोई भी अवसर कोई क्यों चूके, ये तो अच्छी बात है, कोई भी कब भी खुशी मनाए। और भारत तो संकुचित भी नहीं है। अपने वेद में कहा आनो भद्रः क्रतवो यन्तु विश्वतः, यानी संसार में कहीं भी हो अगर अच्छा विचार हमारी तरफ आए तो उसको आना चाहिए। हमारी तरफ सब तरफ से विचारों का प्रवाह हमारी तरफ आए, अच्छे विचारों का प्रवाह हमारी तरफ आए। वेद में ये भी कहा भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम भद्रे पश्यमाम अक्षिभिर यजत्राः, यानी हम कानों से भद्र सुने, आँखों से भद्र देखें, और भद्र सुने, भद्र देखें, भद्र बोलें। ये कहाँ है? ओम विश्वानि देव सवित दुरितानि परासु यद भद्रम तन्नासु है। जो भी भद्र है वो हमारी ओर आए, हमको प्राप्त हो जाए। तो ये हम कहते हैं संसार में कोई भी अच्छी बात हो रही है तो उसको स्वीकार करना चाहिए, ये भी हम कहते हैं। लेकिन ये स्वीकार करना क्या चाहिए? पंडित दीनदयाल जी ने बहुत एक अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा कि विदेशी है उसको स्वदेश के अनुकूल बनाकर स्वीकार करना चाहिए। विदेश में जैसा चल रहा है वहाँ की वातावरण होगा, वहाँ का एक परंपरा है, ऐतिहासिक परंपरा है, वहाँ की एक संस्कृति है, उसके कारण से वहाँ पर कुछ चीज़ें चल रही है। हम उसको यथावत स्वीकार नहीं कर सकते, ये कलम लगाने जैसा हो जाएगा, कलम नहीं लगा सकते आप। तो जो विदेशी है उसको स्वदेश के अनुकूल करो, और जो स्वदेशी है उसको युग के अनुकूल करो। स्वदेशी है इसका मतलब हमारे परदादा ऐसा करते थे इसलिए आज भी हम ऐसा करेंगे, आज के समय में जिस प्रकार से उसका होना चाहिए वैसा करना चाहिए। तो स्वदेशी को युग के अनुकूल करना चाहिए। लेकिन हमने किया क्या? तो मुझे एक स्मरण आता है, रूस के एक वैज्ञानिक थे। वहाँ पर क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत अधिक बर्फ आदि पड़ती है तो फसल आदि की समस्या रहती है, तो उसने एक विचार किया कि क्या ऐसा कर सकते हैं हम कि एक ही और खेत में एक साथ दो फसल पैदा कर ली जाए, एक भूमि में फसल हो और एक ऊपर की तरफ हो। तो एक ही कुल के हैं ये, क्रूसीफेरी फैमिली या सरसों कुल जिसको कहते हैं, उसके मूली और गोभी। उसने विचार किया कि मूली और गोभी के बीजों को मिलाकर कोई एक ऐसा बीज तैयार किया जाए जिस बीज में, उस बीज के माध्यम से नीचे ज़मीन के अंदर तो मूली लग जाए और उसके ऊपर जो है वो गोभी लग जाए। तो पहले गोभी काट लेंगे फिर मूली निकाल लेंगे, ऐसे एक खेत में दो फसल मिलेगी।
उसने प्रयोग किए वर्षानुवर्ष और उसके बाद उसको बीज तैयार हो गया। उस बीज का उसने प्रदर्शन किया, वैज्ञानिकों को बुलाया देखने के लिए। प्रदर्शन करने पर बीज उगा भी, अंकुरण हो गया, लेकिन उल्टा हो गया। उल्टा क्या हो गया कि जो जड़ थी वो तो आ गई गोभी की और ऊपर पत्ते आ गए मूली के, न माया मिली न राम। भारत का भी ऐसा हो गया इस जिम्मी मानसिकता के कारण से, या दिम्मीट्यूड के कारण से, या जो स्टॉकहोम सिंड्रोम है इसके कारण से, या हमारे देश के अंदर संसार भर की जो गलत बातें हैं उनको स्वीकार कर लिया, अच्छी बातों को नहीं किया। भद्रा कहा हमने, भद्र चीजें हमारी ओर आए, वो भद्र चीजें नहीं आई। तो अनैतिक मन का आयोजन ये 31 दिसंबर की रात हमारे यहां पर भी हो गया। आपको मैं कुछ उदाहरण बताता हूं, उससे समझ में आएगा। लिम्पोपो, इसके जो व्यापार एवं उद्योग मंत्री थे वो डॉक्टर रॉब डेविस, उन्होंने एक बात कही थी इस 31 दिसंबर के संबंध में कि इट इज इंपॉर्टेंट टू रिपीटली इम्प्रेस अपॉन कंज्यूमर्स दैट अल्कोहल अब्यूज इज नॉट ओनली डेंजरस टू देयर ओन हेल्थ बट is also cost the country millions of rands and leads to unnecessary loss of lives, कि इससे देश का भी नुकसान होता है, यहाँ के लोगों के जीवन से खिलवाड़ होता है, और केवल व्यक्ति को नुकसान होता है इतना नहीं है। इसके कारण से लिकर सेल्स आर अबव एवरेज एंड सो इज कंजप्शन ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन। ये जो 31 दिसंबर 25 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक जो एक पूरा फैशन के रूप में और इसका लिकर का उपयोग, शराब का उपयोग बढ़ता है, उसके ऊपर चिंता प्रकट की है उन्होंने। अमेरिका, उसमें बताया कि प्रति 5 में से 1 महिला का यौन उत्पीड़न का शिकार हो जाती है इसके कारण। कॉलेज में इस सब का कारण क्या है? तो उनका अल्कोहल और अन्य ड्रग के कारण से ये यौन उत्पीड़न होता है। अमेरिका में STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, ये पर ईयर कितनी है मालूम है? 1,55,00,000 नए केस पंजीकृत होते हैं प्रतिवर्ष, और इसके ऊपर $8,396.8 मिलियन STD की दवाओं पर खर्च होता है उनका। तो 2013 का यूएस का आंकड़ा है, वैलेंटाइन डे पर 110 मिलियन स्त्री पुरुष STD प्रभावित वो आइडेंटिफाई हुए थे वैलेंटाइन डे के ऊपर। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है सिंगापुर, उसने कहा कि 2 बातें बताई उसने कि अधिक शराब सेवन से उत्तेजक व हिंसक व्यवहार ये देखने को मिल रहा है सड़कों के ऊपर, और इसके कारण से पूरे पुलिस व्यवस्था को सड़कों के ऊपर खड़ा करना पड़ता है उस रात को पूरे के पूरे, और इससे कानून व्यवस्था की समस्या भी उत्पन्न हो रही है। जर्मनी में 2015-16 का यह आंकड़ा है, 1200 महिलाओं का यौन उत्पीड़न सड़कों पर 31 दिसंबर की रात को हुआ, पुरुषों द्वारा घेर कर। ये कोलोन शहर में, अकेले कोलोन शहर के अंदर 650 महिलाओं के साथ इस प्रकार की घटनाएं हुई, जो इस प्रकार के रात्रि में और न्यू ईयर के कार्यक्रमों से होटलों से निकल कर आ रही थी, उनका सड़कों पर हुआ। बेंगलोर 2017 MG रोड, उस पर 700 से अधिक युवतियों का 31 दिसंबर की रात को यौन उत्पीड़न सड़क के ऊपर हुआ, युवकों ने किया। 16 जनवरी 2023 को इंडियन एक्सप्रेस का समाचार है, 31 दिसंबर की रात को दिल्ली में 20 वर्षीय युवती थी, उसको कार सवारों ने 10 किलोमीटर तक घसीटा, वो भी उसी कार्यक्रम से। शत विकसित शव मिला उसका। ये अपनी सहेली एक सहेली थी उसके साथ, रोहिणी, दिल्ली के ओयो होटल के अंदर जश्न मनाने गई थी। आप ध्यान कीजिए, इनके कारण से कितने पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए? 11 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया, उनकी ड्यूटी में कोताही माना गया। यानी ये शराब पीकर और युवक और सड़कों के ऊपर इस प्रकार की एट्रोसिटीज कर रहे हैं, ये नहीं है, उसको रोकने का कोई कारण नहीं किया गया, बल्कि पुलिस वालों को निलंबित किया गया। इंडिया टुडे 1 जनवरी 2018 का समाचार है, 31 दिसंबर की रात मुंबई में 8,678 घटनाएं हुई जो ट्रैफिक नियम तोड़ने की थी। अमर उजाला जयपुर 1 जनवरी 2023 का समाचार है कि प्रदेश सरकार के आबकारी विभाग की रिपोर्ट बताती है कि 30 व 31 दिसंबर 2022 को पूरे राज्य यानी राजस्थान में कितनी शराब बिकी मालूम है आपको? 1 अरब 11 करोड़ रुपए की शराब बिकी। 1 अरब 11 करोड़, ये रिकॉर्ड है अब तक का 2022 का। गत सभी वर्षों के शराब बिक्री के रिकॉर्ड टूट गए, जबकि 2019 का जो आंकड़ा मेरे पास है वो 104 करोड़ के शराब बिकी थी न्यू ईयर के ऊपर। अभी ये बिकी है, हम देखेंगे 11 करोड़ रुपए की शराब बिक गई, 1 अरब 11 करोड़ रुपए की शराब।
और ये पीने के बाद में जिस प्रकार की एट्रोसिटीज हो रही है वो देखिए, गत वर्ष न्यू ईयर सेलिब्रेशन में केवल जयपुर में 150 से अधिक अस्थायी लाइसेंस शराब बिक्री के लिए दिए गए थे। 30 दिसंबर 2022 व 1 जनवरी 2023 के 2 दिन शराब बिक्री के लिए 150 से अधिक जगह लाइसेंस मिले हैं। जैसे पटाखों की दुकानों के लाइसेंस मिलते हैं, ऐसे शराब पिलाओ लाइसेंस मिले हैं। 31 दिसंबर की रात को जो दर्ज एक्सीडेंट हैं, उन एक्सीडेंट में 60% मामले रात में न्यू ईयर का जश्न मनाने के बाद में हुए हैं। ये रिकॉर्ड है अपने पास में। जब ये कहते हैं तो इस को हमको क्या कहेंगे? मेरे जैसे लोग जब इन आंकड़ों को बताते हैं कि ये न्यू ईयर मनाने का तरीका कैसा हो गया, ये सात्विकता है क्या, ये नैतिकता है क्या, तो हम जैसे लोगों को कहते हैं मॉरल पुलिसिंग कर रहे हैं। और मॉरल पुलिसिंग पर आक्रमण कैसे होते हैं, तो वो जो मैंने प्रारंभ में बताया, ये जो कल्चरल मार्क्सिज्म से जुड़े हुए लोग हैं वो किस प्रकार से आक्रमण करते हैं। मैं आपको एक ट्वीट बताता हूँ, देविका प्रेमलाल का ट्वीट है वो ट्वीट क्या किया उसने, आई माइट फॉल इन और आउट ऑफ लव, आई माइट फॉल इन और आउट ऑफ लव, आई माइट नॉट किस द पर्सन आई हैव, I might do several other things too. It is my life, my call and my conviction. मेरी ऐसनाएं हैं, मेरी आवश्यकताएं हैं। वो आगे कहती है कि आपके बेडरूम में या आपकी गोद में करूं तो पूछना। यह है आज का लव, यह है न्यू ईयर का लव। यह आज का लव है, ये गिफ्ट से पलता है, लिफ्ट से पलता है, ये बुके से महकता है, डेटिंग चेटिंग से चहकता है, समझ स्नेह समायोजन से नहीं, कैरियर काउंसलिंग सा लगता है ये लव। ये कबीर के ढाई आखर नहीं है, ये प्रेम गली नहीं है, ये इलू इलू वाला है। इसमें जिसकी जेब भारी है वह तुरंत समाता है। ये लव है, इसमें नैतिकता की बात, मॉरल पुलिसिंग हो गई। ये लव है। कभी जंगलों में हम सभ्य बन रहे थे, आज शहरों में जंगली बन रहे हैं। कपड़े पहनकर जहाँ से बाहर आए थे, कपड़े उतार कर फिर कहाँ जा रहे हैं। साबुत सलवार से फटी जींस महंगी है आज। डीजे की धुन पर नाचती, नशे के मीटर को नापती हुई, ये न्यू ईयर के लव की कहानी है। तो क्या करें फिर? एक सज्जन ने कहा, एक इंटरनेशनल एक नेशनल, 2 बार न्यू ईयर व नववर्ष मना लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है? अभी भी मना लेते हैं, फिर आपका जब वर्ष प्रतिपदा चैत्र में आएगा तब भी मना लेंगे। मैंने उनसे कहा कि मनाइए, रोज़ न्यू ईयर मनाइए, लेकिन ये शराब और शबाब और ये डीजे की धुन पर नाचती हुई और उसके कारण से अश्लीलताएं, ये हमारी संस्कृति का आधार नहीं हैं। ये पाश्चात्य संस्कृति जो नैतिकता से तोड़ती है। आप देखिए, शास्त्रीय संगीत में हमेशा आपकी मुंडी हिलती है आनंद के साथ में, और जब भी डीजे के ऊपर और वेस्टर्न सॉन्ग आता है तो आपका नीचे का हिस्सा हिलता है। तो इसको छोड़ नहीं सकते, कोई बात नहीं, तोड़ नहीं सकते, कोई बात नहीं। आप पाश्चात्य से पूर्वात्य की ओर मोड़ तो सकते हैं। दारू नहीं, दूध से न्यू ईयर, एक आंदोलन कुछ लोगों ने चलाया ही है ना, इसी आधार पर चलाया होगा। आप मंदिर दर्शन के लिए, देव दर्शन के लिए नहीं जा सकते, न्यू ईयर मनाते हैं। सात्विक मनोरंजन नहीं कर सकते आप, अपनी संस्कृति के नींव पर कुछ भी करिए, पर नव वर्ष पर भारतीयता की से ओत प्रोत कुछ तो नया करिए। इतना ही निवेदन आपसे है। 31 दिसंबर को जब आप रात्रि में और ये जाने के लिए किसी होटल को बुक करते हैं तो कम से कम इतना सोचिए, उन सब का तो धंधा है, वो तो देखिए अर्थ असुर हैं, वो जिसमें पैसा मिलता है वो सब कुछ करेंगे, वो आपको और बुकिंग करेंगे होटलों के अंदर इस प्रकार के और डांस के और सब कार्यक्रम करेंगे। लेकिन आप सोचिए, और या फिर ऐसा कीजिए कि पूरे परिवार के साथ वहाँ पर जाइए, ताकि वो आपके बच्चे भी देखें कि हमारे ये बहन भाई, हमारे बड़े जो लोग हैं वो किस प्रकार से कर रहे हैं। या अगर आप अपने बच्चों से छुपाते हैं तो आप भी रुकिए और एक बार रुककर सोचिए कि भारतीयता की और नींव के ऊपर यदि इसको छोड़ नहीं सकते तो इस न्यू ईयर के और इस कोलाहलपूर्ण अश्लीलतापूर्ण 31 दिसंबर की रात को मोड़ सकते हैं क्या? इतना ही निवेदन करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।